अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबर। अमय राणे बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता, राज्य को बंटने नहीं दिया जाएगा। उमेश कुमावत बताएंगे, ठाकरे बंधुओं का मोदी पर डबल अटैक। उद्धव ने कहा कि पाकिस्तान पर चुप क्यों है मोदी, और राज ने कहा कि अलग विदर्भ की मांग करने वाली बीजेपी के मोदी अब अलग सुर में कैसे बात कर रहे हैं। अमन चोपड़ा के साथ देखेंगे, उद्धव ने अफजल खां की सेना से की मोदी सरकार की तुलना। महाराष्ट्र जीतने आए बीजापुर के सेनापति रहे अफजल को शिवाजी ने मारा था। और अंकित गुप्ता के साथ देखेंगे, तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता जेल में ही रहेंगी, हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। आगे सबसे बड़ी खबर देखने से पहले एक जरूरी बात, अब से आप हमारे रिपोर्टर्स के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं। हर खबर के साथ हम रिपोर्टर का ट्विटर हैंडल दिखाएंगे, जिसके जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र के ठाकरे बंधुओं ने किया है डबल अटैक। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जहां पाकिस्तान की फायरिंग के बहाने मोदी पर निशाना साधा, वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अलग विदर्भ के मसले पर मोदी पर निशाना साधा। लोकसभेच्या वेळेला तुमच्याबरोबर आम्ही सांगत होतो, पाकिस्तानला इशारा देत होतो, तुम्ही 5 मारले तर आम्ही 50 मारू, तुम्ही 50 मारले आम्ही 500 मारू। काल पाकिस्तानने आपले 5 मारलेले आहेत, मारताय 50, मारताय 50। आज त्यांनी स्टेटमेंट काढले, आज कुठेतरी भाषणामध्ये ते बोलले की तिकडे केंद्रामध्ये मी असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही, विदर्भ काय किंवा मुंबई काय। ठीक आहे, बोलला, पण तुमचे देवेंद्र फडणवीस आज काय परत बोलले की स्वतंत्र विदर्भ करणं हे भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरती आहे। तुमचीच माणसं म्हणतायत की विदर्भ स्वतंत्र करायचं आहे, मग का नसेल तुमच्या मनामध्ये मुंबई पण स्वतंत्र करण्याचा डाव? हा जर मला प्रश्न पडला तर यात चुकीचं काय? शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की तुलना अफजल खान से की है, जिसको शिवाजी ने मारा था। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का वही हाल होगा जो शिवाजी ने अफजल खान का किया था। राजकारण तुम्ही बोलणार आहे, पण शिवसेनेला विजय का करा? आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरते, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरते महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले, आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। तुम्ही पण संपूर्ण महाराष्ट्र एक स्वप्न पाहत होता, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत। मी स्वप्न पाहिलं, तुम्ही पाहिलं, त्याच्याप्रमाणे ते स्वप्न खरं झालं। आणि आता सगळेजण असं म्हणत होते की आता निवडणूक येऊ दे, आम्ही महायुतीचं सरकार आणणार। काय झालं, कसं झालं, काय त्यांच्या मनामध्ये आलं? त्यांना वाटलं आपली ताकद वाढले, आता शिवसेनेची गरज नाही। कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा। उद्धव ठाकरे जिस अफजल खान की तुलना बीजेपी से कर रहे हैं, उसने शिवाजी को धोखा देकर उनकी पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी ने उसे मार दिया था। अफजल खान बीजापुर के शासक आदिल शाह का सेनापति था। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान और वीर शिवाजी की सेना के बीच सतारा के पास प्रतापगढ़ किले के पास लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि इसके बाद शिवाजी ने अफजल खान के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद दोनों की मुलाकात तय हुई। दोनों में तय हुआ था कि बिना हथियार की मुलाकात होगी। कहा जाता है कि अफजल खान ने अपने पास कटार छिपा रखी थी, शिवाजी ने शेर का पंजा छिपा रखा था। मुलाकात के वक्त शिवाजी ने कवच पहन रखा था। जब अफजल खान ने शिवाजी की पीठ पर खंजर से हमला किया तो कवच की वजह से वो बच गए, और बाद में उन्होंने अपने हाथ में पहने हथियार भगनखे से अफजल को मार दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले राज ठाकरे अब मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। राज ठाकरे अपनी चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। राज ठाकरे ने मोदी के जापान दौरे और अमेरिका यात्रा को लेकर तंज कसा है। जपानला गेले, तिकडनं सांगितलं काय, मी बुलेट ट्रेन आणीन, कुठून कुठे
पण बुलेट ट्रेन आणण्याचा विचार काय, तर म्हणे मुंबई ते अहमदाबाद आम्ही बुलेट ट्रेन आणीन. कोणाला जायचंय तिकडे? इथून मराठी माणसं तर कोणी जाणार नाहीत अहमदाबादला. काय करायचं काय अहमदाबादला जाऊन आम्ही? ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो. काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात, की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? इतना ही नहीं, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग को लेकर भी राज ठाकरे ने मोदी पर हमला बोला है. मिठाई पाठवली, त्यांनी बॉम्ब पाठवले. इकडे आमचे जवान शहीद होत आहेत आणि आमचे पंतप्रधान महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करत आहेत. पंतप्रधान कार्यालय आमचं बंद, 10-15 दिवस बंद का? हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये पंतप्रधान गुंतलेले आहेत. बीजेपी का कहना है कि राज ठाकरे की इस भाषा का जवाब जनता ही देगी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता. मोदी ने यह बात महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान कही. कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा. ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है. मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है. कांग्रेस के नेता नारायण राणे ने कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का काम बीजेपी कर रही है. उसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस बात को दोहराया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना. मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना ही उनके गरीबों के घर में जाकर रहने पर व्यंग किया. महाराष्ट्र के धुले के सिंदखेड़ा में हुई चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि वो गरीबी में पले बढ़े हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की तकलीफ समझने के लिए उनकी झोपड़ी में जाकर तस्वीरें नहीं खिंचवानी पड़ती. गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी झोपड़ी में जाकर के फोटो नहीं निकालनी पड़ती. मुझे किसी गरीब की रोटी छीन करके तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने तो बचपन ही गरीबी में बिताया है. चाय बेच करके जिंदगी गुजारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता उनकी लोकप्रियता जनता में देखकर परेशान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली के दौरान कही. ये हवा का रुख देख लो जरा. कांग्रेस के नेताओं के बयान मैंने पढ़े, एनसीपी के नेताओं के बयान पढ़े. वो कह रहे थे ये प्रधानमंत्री ये महाराष्ट्र के इतनी बार आने का क्यों सोच रहा है. मेरे मन में विचार आया, मोदी के आने पर दुखी क्यों है. लेकिन ये जलगांव जिले में आकर के मुझे पता चला ये मेरे कारण दुखी नहीं है, ये ताकत को देख करके दुखी है वो. क्या बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार इन तीनों में तालमेल बन सकता है? ये संकेत शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के उन बातों से मिल रहे हैं जो उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कही. बीजेपी और आपका जो गठबंधन था वो टूटने के बाद जितनी टीका टिप्पणी की है बीजेपी पर, उतनी या फिर उससे ज्यादा भी हम कह सकते हैं कि राज ठाकरे कर रहे हैं. वो ये सिग्नल देते हैं कि वो शिवसेना के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के स्वाभिमान से खिलवाड़ करती है, महाराष्ट्र को लूटना चाहती है, विध्वंस करना चाहती है, तो सभी यहाँ की जो पार्टियां हैं लोकल, वो तो एक साथ खड़े रहेंगे. चाहे फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके नेता शरद पवार हो या राज ठाकरे जी हो, सभी के मन में आत्मसम्मान है, महाराष्ट्र के लिए स्वाभिमान है. उसमें शिवसेना के साथ हाथ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है. महाराष्ट्र में राजनीति करते हो तो अपने राज्य के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में सम्मान नहीं है, तो महाराष्ट्र के दुश्मन है ये लोग. शिवसेना एक तरफ तो बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की बाकी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का संकेत दे रही है. शिवसेना अपनी रणनीति के तहत राज ठाकरे और एनसीपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी नरम पड़ती दिख रही है. शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो यहां तक कह गए
कि राज ठाकरे और शरद पवार ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान के दिल में भी बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के लिए सम्मान है। सभी के मन में शिवसेना है, सभी के मन में बाला साहेब ठाकरे है और सभी के मन में तीर कमान है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, चाहे फिर वो शरद पवार हो, राज ठाकरे हो या पृथ्वीराज चौहान हो, सभी को मालूम है महाराष्ट्र के स्वाभिमान का रक्षण सिर्फ शिवसेना कर सकती है, सभी को मालूम है। महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल अब पूरे शबाब पर है। बात नितिन गडकरी की। पता चला है कि नितिन गडकरी पर जूता चलाने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं था। महाराष्ट्र के पुणे में कल चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी को जूता मारने की कोशिश करने वाले युवक का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और इस घटना के दौरान वो शराब के नशे में था। एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए नितिन गडकरी पुणे के कोथरूड इलाके में पहुंचे थे। वो मंच की ओर जा रहे थे कि भीड़ में खड़े एक युवक ने उनको जूता मारने की कोशिश की। हालांकि जूता गडकरी को नहीं लगा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दबोच लिया। उसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोपीनाथ मुंडे की मौत में किसी भी तरह की साजिश से सीबीआई का इनकार। दिल्ली में सड़क हादसे में हुई थी मौत। गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में किसी तरह की साजिश होने से इनकार किया है। 3 जून को गोपीनाथ मुंडे अपनी दिल्ली के घर से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद गोपीनाथ मुंडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले को सीबीआई को सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस ने गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले टैक्सी ड्राइवर गुरविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में रह रहे भारतीयों को आजीवन वीजा देने का वादा किया पूरा। आज ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर अपने पूरे किए वादे की फिर याद दिलाई। पीएम ने बताया कि एनआरआई को 15 साल के लिए मिलने वाला पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड अब जिंदगी भर के लिए मिलेगा, यानी अब उन्हें आजीवन वीजा मिल सकेगा। 30 सितंबर के सरकारी गजट में मोदी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन की सभा में मोदी ने आजीवन वीजा देने का वादा किया था। इसके अलावा सरकार ने पीआईओ कार्ड धारकों को पुलिस को सूचित नहीं करने को लेकर भी छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अगर पीआईओ कार्ड धारक 180 दिन से अधिक भी भारत में रहते हैं तो उन्हें पुलिस को सूचित करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अमेरिकी पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी इसी महीने से शुरू कर दी है। जेल से बाहर नहीं निकलेंगी जयललिता। कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में नहीं दे सकते जमानत। जयललिता की जमानत याचिका को लेकर आज खूब ड्रामा हुआ। सरकारी वकील ने जयललिता की जमानत का विरोध नहीं किया था, जिसकी वजह से खबर ये फैल गई कि जयललिता को जमानत मिल गई है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है, सिस्टमैटिक करप्शन तो और भी गंभीर अपराध है। लिहाजा कोर्ट जयललिता और उनके 3 साथियों की जमानत याचिका रद्द करती है। आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी करार दी गई जयललिता 27 सितंबर से ही बेंगलोर की जेल में बंद हैं। जयललिता को 4 साल की सजा हुई है, साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। 27 सितंबर को सजा का ऐलान होने के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू से सटी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की है। जम्मू, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में करीब 40 पोस्टों पर फायरिंग की गई है और फायरिंग यहां आरएसपुरा के फ्लोरा गांव में भी हुई है, जिसमें ये एक बच्चा जो है वो घायल हुआ है। ये लड़का मेरे घर पे पड़ा फैर पाकिस्तान से और ये लड़का होगा गाय थोड़ा तो सब लोग किसान हैं, खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोगों ने सुबह दूध निकालना होता है गाय को या जानवरों को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाए। और पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग आ रही है बहुत दिन से। पहले भी आई थी, पहले भी 2 आदमी जख्मी हो गए थे और एक भैंस मर गई थी। अभी फिर जो है एक गाय मर गई है, एक बकरी मर गई है। फायरिंग जो है अब रिहायशी इलाकों में हो रही है, बच्चे घायल हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये लोग, गाँव के लोग, बॉर्डर से सटे हुए गाँव के लोग दुविधा में है कि वो करें तो आखिर क्या करें। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग के बाद बढ़े तनाव को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। अमेरिका ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए तनाव कम करने को कहा है। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से जम्मू के अखनूर, अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में
सरहद पार से फायरिंग कर रहा है। सोमवार को इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। आज भी 9 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ रहे तनाव से वो चिंतित है और इसे रोकने के लिए दोनों देशों को बातचीत शुरू करनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी की वजह से भारत ने पाकिस्तान से बातचीत रोक दी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पहले बातचीत का माहौल तो तैयार करे, तभी बातचीत संभव है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान धमाके में हुआ है नया खुलासा। पुलिस को आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के हाथ होने का शक है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के खागरागढ़ के इसी घर में हुआ था धमाका। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यहां पर काफी बड़ी रकम का लेन देन हुआ है। धमाके में मारे गए कथित आतंकी शकील की पत्नी रजिया के पास से पुलिस को 44,000 नगद रुपए मिले हैं। इसके अलावा एक पर्चा भी मिला है जिससे पता चलता है कि 50,000 रुपए विस्फोटक के लिए सामान खरीदने में खर्च हुए। किराया और रोज के कामकाज का खर्च सब कुछ कैश से किया गया। घर से किसी भी तरह का कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पैसा आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन की तरफ से आया है। ये पैसा बांग्लादेश के रास्ते आने का शक है। 2 अक्टूबर को बर्धमान में हुए धमाके में 2 कथित आतंकी मारे गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें आतंकी एंगल होने का इशारा किया था। दिल्ली से 4 शूटर समेत 7 सुपारी किलर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इन 7 लोगों में 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और बाकी के 3 हत्या की साजिश रचने वाले हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इन आरोपियों को दिल्ली के कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। 24 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिन दहाड़े नेशनल हाईवे नंबर 5 पर इन लोगों ने 3 बड़े कारोबारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विजयवाड़ा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड के लिए दिल्ली से शार्प शूटर बुलाए गए थे। आरोप है कि इसके लिए लंदन में रह रहे बुत्थम गोविंदम नाम के एक बिजनेसमैन ने कत्ल की साजिश रचने वालों को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। मामला विजयवाड़ा के 2 ग्रुप गोविंदम ग्रुप और नागराज ग्रुप की आपसी रंजिश का है। अगर आप भारत में स्काइप के जरिए अपने दोस्तों के मोबाइल नंबर या लैंडलाइन पर कॉल करते थे तो 10 नवंबर से अब ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। दुनिया भर में वीडियो कॉलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप भारत में ऑडियो कॉलिंग की सुविधा बंद करने जा रहा है। हालांकि स्काइप अकाउंट से वीडियो कॉल अभी भी होती रहेगी। भारत के भीतर आप भले ही ऑडियो कॉल ना कर पाएं, लेकिन भारत में रहते हुए विदेश के किसी नंबर पर फ़ोन कॉल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, विदेश में रहते हुए भी आप भारत के किसी भी मोबाइल नंबर पर स्काइप के जरिए कॉल कर सकते हैं। स्काइप ने भारत में वॉइस कॉल बंद किए जाने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं किया है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों से मांगी है माफी। सोमवार को फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ी सेल का ऐलान किया था, लेकिन वेबसाइट पर आ रही दिक्कतों के चलते कई ग्राहक खरीदारी नहीं कर पाए। कल हमारे लिए एक बड़ा दिन था और हम वाकई में ऐसा चाह रहे थे कि ये दिन आपके लिए भी बड़ा बन जाए, लेकिन दिन के खत्म होते होते हम जानते हैं कि आपका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और इसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। हमने महसूस किया है कि वेबसाइट में आ रही दिक्कतों और कई बार वेबसाइट उपलब्ध नहीं होने की वजह से आपका खरीदारी करने का अनुभव निराशाजनक रहा। हालांकि हमने करीब 5,000 सर्वर और ट्रैफिक को 20 गुना ज्यादा बढ़ाया था। हम वादा करते हैं कि अगली बार हम इससे बेहतर काम करेंगे। फ्लिपकार्ट ने दावा किया है कि सोमवार को 1.5 मिलियन यानी करीब 15 लाख लोगों ने खरीदारी की और 600 करोड़ का कारोबार किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज बुधवार से शुरू हो रही है। दिसंबर में विश्व कप 2015 की संभावित टीम का चयन है और उससे पहले भारत की ये आखिरी वनडे सीरीज है। भारत वेस्टइंडीज सीरीज का पहला मुकाबला कोची में खेला जाएगा। टक्कर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। भारत का पलड़ा इस सीरीज में काफी भारी रहने वाला है। वजह वेस्टइंडीज का भारत में खराब रिकॉर्ड। भारत ने देश में पिछली 3 वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया है। 2002 के बाद वेस्टइंडीज ने भारत में सीरीज नहीं जीती। कोची की बात करें तो भारत ने 8 में से 6 वनडे जीते हैं। टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बेहद अहम है। विश्व कप की तैयारियां शुरू करनी है, टीम का कॉम्बिनेशन तय करना है और नंबर 1 रैंकिंग को बरकरार रखना है। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल से उतर सकती है शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रिलीज के बाद से मुंबई के इस सिनेमा हॉल में हर रोज दिखाई जा रही है फिल्म।
साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिछले 20 साल से मुंबई के सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटर मराठा मंदिर में चल रही है। मराठा मंदिर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज देसाई के मुताबिक फिल्म 1000 हफ्ते तक चलने के बाद सिनेमा हॉल से हटाई जा सकती है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, रात करने तू इनकार सजना। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यशराज बैनर की फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। फिल्म डीडीएलजे शोले के बाद देश की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है। इस साल 3 जापानी वैज्ञानिकों को दिया गया फिजिक्स का नोबेल। नीली एलईडी लाइट के आविष्कार के लिए मिला सम्मान। जापान के वैज्ञानिक इसामु आकासाकी, हिरोशी अमानो और जापानी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक शुजी नाकामुरा को नीली एलईडी का आविष्कार करने के लिए इस साल नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नीली एलईडी पर्यावरण के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इससे निकलने वाली ऊर्जा पहले से इस्तेमाल हो रही लाल और हरी एलईडी से ज्यादा है। नीली एलईडी को जलने के लिए भी कम बिजली की जरूरत होती है और इसके इस्तेमाल से गरीब लोगों तक सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती है। ये सफेद यानी व्हाइट लाइट के निर्माण में भी मददगार है। 10 सितंबर को इन तीनों वैज्ञानिकों को स्कॉटलैंड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की पहली रैली है कल। प्रधानमंत्री मोदी की 4 चुनावी रैलियां हैं और भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे है।